आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। मेरे पीछे वो तीनों भी भागे। अचानक आवाजें आना गायब हो गई थीं, लेकिन हवा उस चुन्नी को उड्ढा ले जा रही थी। चुन्नी जमीन में ही लगे लगे आगे भाग रही थी। और तेज दौड़ना पड़ेगा यार, मैं तो थक सा गया हूं, मैंने हांफते हुए कहा। भावेश ने गति बढ़ाई और मुझसे आगे दौड़ने लगा। उसके ठीक पीछे मुराद था। अकेले न छूट जाए, शायद इसी डर की वजह से बेचारा उमेश हमारे साथ दौड़ रहा था। उस भयावह सन्नाटे में केवल हमारे दौड़ने और हांफने की आवाज आ रही थी, लेकिन चुन्नी अब तक पकड़ डच में नहीं आ रही थी। तभी वह चुन्नी एक टहनी में फूस गई और हवा में लहराने लगी। तब हमारे जान में जान आई और हम थोड़ा धीमे गति से दौड़ाने लगे कि वह चुन्नी फिर से टहनी से छूटकर बाएं ओर मुड़ गई और फिर जमीन में घसीटते हुए उड़ाने लगी थी। उस चुन्नी के साथ अब अनेकों सूखे पत्ते भी उड़ डहा रहे थे। इधर दोनों तरफ अनेकों पेड़ थे। बीच में सीधा रास्ता जो जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में हर तरफ सूखे पत्तों का अंबार लगा हुआ था। कुछ प्लास्टिक, पन्नियां और कचरे भी थे। लेकिन यह सुनसान इलाका पूरी तरह डरावनी थी। इतनी डरावनी कि कमजोर दिल वाले तो शायद अब तक बेहोश हो चुके होते। लगता था मानो कोई भयावह फिल्म की शूटिंग करने के लिए इस लोकेशन को चुना गया था और बैकग्राउंड में कोई डरावनी संगीत चल रही हो। चुन्नी उड्ड कर आगे जा रही थी। हम भी उसके पीछे हो लिए थे। तभी अचानक एक बार फिर से तेज चीखने की आवाज आई, और ये अब लगातार काफी देर तक आती रही। ऐसी भयावह चीख जिसे समझा पाना असंभव है, इसे केवल हमने ही महसूस किया। ये वही चीख थी जिसे अभी कुछ क्षण पहले ही हमने सुना था। हम सब वहीं पर ठिठक गए। चुन्नी हमसे बहुत दूर जा रही थी। उसके साथ अनेकों सूखी पत्तियां और कुछ हल्के फुल्के कचरे भी उड़ डहा रहे थे। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि हवा तो बंद थी। फिर चुन्नी कैसे उड़ डह रही थी, और चुन्नी जमीन में ही घिसट कर क्यों जा रही थी? ये हवा में ऊपर क्यों नहीं उड़ रही थी? क्या कोई साया था जो अपनी चुन्नी ले जा रहा था? अचानक अनेकों सवाल हमारे जहन में उमदद कर आने लगी थी। अब तक चुन्नी बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी हम उसे देख पा रहे थे, दूर, बहुत दूर जाते हुए। मुराद ने धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाया उस चुन्नी की तरफ। भाई, वापस चलो अब, वो चुन्नी हमें अब नहीं मिलने वाली। उमेश ने मुराद के कंधे पर हाथ रखकर रोका। नहीं यार, ये चुन्नी इधर ही की तरफ से लेकर आया था मैं। उधर ही तो एक आखिरी कब्र है, बड्ढी सी, लेकिन मुराद के चेहरे पर आश्चर्य और भय के भाव एक साथ थे। लेकिन उमेश बोलने लगा, लेकिन भावेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया और मुराद के साथ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या सही कर रहे थे और क्या गलत। हवा तो बंद हो ही गई थी और साथ में अब कोई फुसफुसाहट भी नहीं थी। केवल जमीन पर पड्ढे पत्तों की सरसराहट थी और कुछ हमारे कदमों की। हम सामने की दिशा में आगे बढ़ने लगे, जिस दिशा में हमने चुन्नी को जाते देखा था। धीरे धीरे, हर कदम फूंक फूंक कर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यदि मैं पीछे मुड़ कर देखूंगा तो कोई न कोई साया जरूर दिख जाएगा। मैं डर के मारे गर्दन भी नहीं हिला रहा था। यकीनन ऐसे स्थिति में बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी भयग्रस्त हो जाता। दिल की धड़ धकने तो मानो छाती को फाड़ कर बाहर आना चाहती थीं। ऐसे ही कदम बढ़ाते बढ़ाते हम काफी आगे पहुंच चुके थे। इधर मुराद फिर दाईं ओर मुड़ गया। इधर कहाँ जा रहा है? चुन्नी तो सीधे जा रही थी, मैंने फुसफुसाकर पूछा। तो मुराद ने जवाब दिया, तूने इससे आगे चुन्नी को जाते देखा था? हम फुसफुसाकर बोल रहे थे। नहीं, इतनी दूर तक कैसे देख सकते थे? मैंने कहा। इधर बगल में वह कब्र है जहां से मैं उस चुन्नी को लेकर आया था। मुझे लगता है वह इधर ही होगी। मुराद ने बगल में इशारा किया और हम सभी चौंक गए। हमारे सामने एक कब्र थी, बाकी अन्य कब्रों से कुछ बड्डी कब्र, शायद काफी पुरानी, और इस जगह पर तो इकलौती। ऐसा किसी ने क्यों किया होगा? इस कब्र को मुख्य कब्रिस्तान से दूर क्यों बनाया होगा? मुराद कब्र के दूसरी ओर घूम कर चला गया। हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां जो हमने देखा उसे देख हमारी चीख निकल गई। पांव ठड्ढाने लगे।
वहां कब्रगाह के पीछे एक मानव कंकाल की खोपड़ी थी जिस पर वह डरावनी काली चुन्नी लिपटी हुई थी। कंकाली खोपड़ी देखकर हमारे होश उड़ गए। टीवी पर मैंने कई बार कंकाल देखा हुआ था, लेकिन आज पहली बार मेरा हृदय पर जैसे कोई वज्रपात हो गया था। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसी भयानक खोपड़ी, शायद बहुत वर्ष पुरानी खोपड़ी। अबे तूने यहीं से चुन्नी उठाई थी? उमेश मुराद की ओर बुदबुदाया। नहीं, ये कंकाल नहीं था। उस दिन, मुराद ने भी घबराई हुई आवाज में बोला। तभी हमें फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। कुछ अजीब सी आवाज। लेकिन इस बार हमारी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई थी और हम वहां से भाग खड़े हुए। चारों वापस भागने लगे। जितनी तेज हम दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। सबसे आगे भावेश था, फिर उमेश व मुराद और लगभग उनके बराबरी में मैं भाग रहा था। अब जंगलों से तेज तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। लग रहा था जैसे अनेकों औरतें चीख रही हों। बीच बीच में एक मोटी आवाज आती जैसे कोई बूढ़ा हो। शोर और तेज होने लगी। हम लड्ड खड्डाते हुए भागने लगे। डर तो जैसे हमारे जहन में बैठ ही गई थी। माथे पर ही नहीं, पूरे बदन पर पसीना था। मेरे शरीर का अंग अंग पसीने से यर हो चुका था, लेकिन इस समय इन सब चीजों की कोई सुध ही नहीं थी। इस वक्त तक चीखने के साथ साथ फुसफुसाने की भयंकर आवाजें भी आने लगी थीं। इसी बीच उमेश भागते भागते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने और मुराद ने उसे उठाने की कोशिश की। भावेश अब भी आगे आगे भाग रहा था। मैंने चिल्लाकर उसे आवाज दी। वह पीछे मुद्दा। उसके चेहरे पर डर की स्पष्ट रेखा देखी जा सकती थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। अजीबो गरीब तरीके से हवा भी बह रही थी। लू फिर चलने लगी थी। प्यास से गला सूखने लगा था। भावेश वापस हमारे पास आया। कख क्या हुआ इसे? भावेश ने पूछा। पता नहीं, दौड़ ढाते गिर पड़ा और बेहोश हो गया है। मैंने उसे बताया। अब हमें इसे उठाकर ले जाना पड़ेगा। मुराद ने कहा, कोई न कोई अनहोनी होगी आज हमारे साथ। आज हम जिंदा नहीं रहेंगे। उमेश बुदबुदाया। शायद उसे होश आने लगा था। उमेश, कुछ नहीं होगा, उठ यार। भावेश घुटनों के बल बैठकर उसके गाल को थपथपाकर बोला। नहीं, आज कोई नहीं बचेगा। उमेश हार मान चुका था। तुम लोग भागो जल्दी से। मुझे छोड़ हाथ दो। मेरे से अब नहीं दौड़ ढा जाएगा। उमेश के आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे इस तरह देख मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। आवाजें अब भी तेज हो रही थीं। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें, बुदबुदाने और फुसफुसाने की आवाजें। कुल मिलाकर आक्रांता का माहौल बन गया था। ये कुछ नहीं होगा, हम सब एक साथ घर लौटेंगे, मुराद ने कहा। हमने मुराद को सहारा देकर उठाया और आगे बढ़ने लगे। अब तक हम वापस मुख्य कब्रिस्तान में लौट चुके थे। बस थोड़ी दूर और उमेश, हम कब्रिस्तान से बाहर आने ही वाले हैं। मुराद ने उसे हौसला दिया। डर तो सभी के मन में बराबर ही था, लेकिन इस वक्त यदि एक और कोई टूटता तो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। इस तरह की अनजान और असाधारण गतिविधियों से कोई भी डर सकता था, लेकिन यह कब्रिस्तान में शायद हमारे लिए भी कब्र खुदी हुई थी। जब हम यहाँ मुख्य कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां पर मुराद ने शिलालेखों के फोटो खींचे थे, तो अचानक सारी आवाजें रुक गईं। फिर से पूरे कब्रिस्तान में नितांत शांति थी, असीम सन्नाटा। अब यों इस सन्नते से भी डर लगने लगा था। हाथ पांव फूलने लगे थे। हम सभी हाँफ रहे थे और धीरे धीरे चलकर आने लगे। वो देख, मुराद ने अचानक फुसफुसाया और आंखों से सामने देखने का इशारा किया। हमने सामने देखा तो हमारे पांव कांपने लगे। सामने एक कब्र पर कोई साया बैठा हुआ था, सफेद पोश साया, काले बाल बिखरे हुए जिनसे चेहरा भी ढका हुआ था। हाथ में कुछ तकिए जैसा पकड़ा हुआ था। ये कोई महिला थी। माहौल में हर तरफ सन्नाटा और सामने वो साया। इधर हम चारों अधमरे हालात में खड़े ही थे। हम वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। कब्रिस्तान से बाहर जाएं तो कैसे जाएं? वो रूह बैठी ही उस जगह थी जहां से हम बाहर निकल सकते थे।
कुछ क्षण हम यूं ही खड़े रहे। हमें हमारी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। लू तो चल ही रही थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बोलकर उमेश ने धीरे से कदम बढ़ाया। लेकिन वह साया वैसे का वैसे ही बैठा रहा। फिर कुछ हिम्मत बांधकर हम तीनों भी आगे बढ़े। साया वैसे ही किसी मूर्ति की तरह बैठा था। हमारी हिम्मत तो बढ़ी, लेकिन साथ में ही डर भी बढ़ रहा था। आह 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 आह, ऐसी चीख के साथ वह साया हमारी ओर बढ़ने के लिए छड्डा हुआ। हमें अपने अपने लॉकेट याद आ गए। हमने लॉकेट पर अपना हाथ रखा। मन ही मन ईश्वर याद आ रहे थे। अचानक ही वह साया हमारी ओर जैसे 1000 किलोमीटर की गति से हमारी ओर झपटा। डर के मारे हमने आंखें बंद कर लीं। किसी ने चेहरे पर हाथ रख लिया, किसी ने हथेली से आंखें बंद कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई कबूतर तीर आता देख आंखें बंद कर लेता है और सोचता है अब वह बच जाएगा। लेकिन यहाँ सचमुच हम अभी तक सही सलामत थे। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन हम सही सलामत थे। हमने चेहरे से हाथ हटाया, फिर धीरे से आंखें खोलीं तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने देखा तो वहां वही काली चुन्नी हवा में लहरा रही थी। लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसे हवा में लटका रखा हो। चुन्नी के सामने ही वह रूह दहाड़ मारकर चीख रही थी। लग रहा था जैसे चुन्नी उस रूह हमारी तरफ आने से रोक रही हो। पहली बार इस चुन्नी के लिए हमारे दिल में कुछ अच्छे विचार आए थे, लेकिन सामने से वह रूह दहाड़ मार रही थी। दिल को दहला देने वाली चीखें जैसे कान के पर्दे फाड़ना चाहती हो। लेकिन शायद चुन्नी आज हमारे लिए कवच का काम कर रही थी। हम चुन्नी की ओट लिए कब्रिस्तान के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, उस रूह की आक्रामकता और भी तीव्र होती जा रही थी। उसकी दहाड़ में भयंकर ऊर्जा था। लगता था जैसे वह अपनी क्रोध में सब कुछ उड़ा देना चाहती हो। भय से हम कांप जरूर रहे थे, लेकिन चुन्नी की ओट ने हमें भरपूर साथ दिया था और हौसला भी। हम जैसे तैसे कब्रिस्तान के द्वार तक पहुंच ही गए। जिस चुन्नी को हम अब तक मनहूस समझते आ रहे थे, उसी चुन्नी ने हमारी जान बचाई थी। हम भागकर गेट से बाहर निकले और अचानक वह रूह गायब हो गई। चुन्नी भी वहां से दूर उसी तरफ उड़ती चली जिधर से वह आई थी, उसी कंकाली खोपड़ी की ओर। हम अब अपने कार की ओर भागे और फटाफट गाड़ी में बैठ गए। मुराद ने गाड़ी चालू किया और वापस घर की ओर लौट पड़े। रास्ते में मुराद ने अपने फोन में खींची हुई तस्वीरें देखने लगा। उसने चौंक कर हमें कहा कि यार, मैंने स्वयं फोटो खींची थी, लेकिन अब सब काला काला दिख रहा है। अरे तू गाड़ी चला ठीक से, ला फोन मुझे दे दे, मैंने कहा। मैं और भावेश पिछली सीट पर बैठे थे। हमने फोन में देखा तो सचमुच सब काला काला आ रहा था। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।